हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम पढ़ने के पहले हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट कहता है, तो इसमें हम लोग सैंपल पेंडुलम को दो कैटेगरी में डालेंगे, आइडियल सिंपल पेंडुलम और प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या है, एक सिंगल हेवी पॉइंट मास, which is suspended to the light यानी कम मास वाला, a heavy point mass, a single heavy point mass suspended to the light inextensible and not flexible. You can add inextensible and flexible to a rigid support. A heavy point mass suspended by light inextensible and flexible support is called as a ideal simple pendulum. तो एक्चुअली यहाँ पर फ्लेक्सिबल बोला है, तो वो धागा जो रहता है, स्ट्रिंग जो रहता है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल मतलब स्ट्रेच नहीं होने वाला चाहिए। इवन दो इट इज अ फ्लेक्सिबल बट इट इज इनएक्सटेंसिबल, दैट मीन्स इट इज नॉट हैविंग द एबिलिटी टू एक्सटेंड। स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। और एक्चुअली उन्होंने मासलेस बोला है, मासलेस, बट हमने जैसे कि कहा कि मासलेस धागा तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लाइट मास वाला धागा लेंगे और इनएक्सटेंसिबल के बजाय हम कम एक्सटेंड होने वाला यानी लाइट एक्सटेंसिबल एंड एज वेल एज लाइट मास वाला, यानी वेटलेस तो नहीं हो सकता ना। उन्होंने मासलेस या वेटलेस बोला है, तो मासलेस तो नहीं हो सकता या तो वेटलेस भी नहीं हो सकता, लेकिन लाइट वेटेड हो सकता है। तो हम एक लाइट वेटेड धागा जिसका मास काफी कम है और जो इनएक्सटेंसिबल है और एज वेल एज जो फ्लेक्सिबल है, ऐसे धागे को हम लोग एक क्या कहते हैं, एक पॉइंट मास साइज बॉडी लगाएंगे। बट जैसे कि प्रैक्टिकली पॉइंट मास साइज बॉडी नहीं हो सकती, तो हम लोग एक मेटालिक स्फीयर लगा देंगे, मेटालिक स्फीयर, जो कि साइज में काफी छोटा रहेगा लेकिन मास में हेवी रहेगा। और ऐसा मेटालिक स्फीयर उस धागे से बांधने के बाद जो कंस्ट्रक्शन आएगा, जो फिगर बनेगी, उसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। तो एक्चुअली उन्होंने जो आइडियल सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट जो जनरलाइज किया है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आइडियल सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी रियलाइज इन प्रैक्टिस एंड हेंस फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी आर कन्वर्टिंग द आइडियल सिंपल पेंडुलम इनटू प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। और प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम लेते वक्त हम लोग धागा वेटलेस ना लेते हुए लाइट वेटेड धागा लेंगे, क्योंकि वेटलेस धागा तो यूनिवर्स में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो लाइट वेटेड यानी कम मास वाला, कम वेट वाला मिल सकता है। तो लाइट वेटेड स्ट्रिंग लेंगे और जो कि फ्लेक्सिबल होगा लेकिन जो ऑलमोस्ट इनएक्सटेंसिबल होगा, ऐसे धागे से हम लोग एक मेटालिक स्फीयर को लगाएंगे जो काफी साइज में बहुत छोटा होगा और मास में काफी हेवी होगा। और इस प्रकार हमारा सिंपल पेंडुलम बनेगा। तो जब ये सिंपल पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है, when this simple pendulum performs to and fro motion about the mean position, it is called oscillatory. But right now हमारा जो ये सिंपल पेंडुलम है, इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन नहीं देने जा रहे हैं, इसको हम लोग अलग मोशन देने जा रहे हैं। तो वो मोशन देखो कैसी है, हम धागे को कुछ इस तरीके से मोशन देंगे कि जो बॉब है या मेटालिक स्फीयर जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा और जो धागा है वो कोन की तरह स्ट्रक्चर कवर करेगा। तो कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन देखो, लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम? अ कोनिकल पेंडुलम is a simple pendulum which is given such a motion that the bob describes a horizontal circle and the string describes the cone like structure. तो इसका मीनिंग बताती हूँ कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। तो कोनिकल पेंडुलम ये एक सिंपल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम ये एक सिंपल पेंडुलम है
उसको इस तरीके से मोशन दी जाती है कि ये जो मेटालिक स्फीयर है जिसको आप लोग बॉब कहते हैं, ये देखो ये मेटालिक स्फीयर जो है दिस इज अ बॉब, दिस बॉब परफॉर्म्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये जो बॉब है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करता है और जिस धागे से ये बॉब बंधा हुआ है वो धागा ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर कवर करता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ कोन लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे सिंपल पेंडुलम को कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन दोहरा देते हैं। अ कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम व्हिच इज गिवन सच अ मोशन दैट the bob describes a horizontal circle and the string describes a cone like structure. So this is the definition of conical pendulum. अभी यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो है ये रिजिड सपोर्ट है, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, जिस सपोर्ट से आप लोगों ने वो धागे को टांगा हुआ है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज व्हाट अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये धागे की लंबाई है, दिस इज अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये अभी आपके धागे की लंबाई, ठीक है। और ये जो है ये हमारा मेटालिक स्फीयर है, दिस इज अ बॉब हैविंग द मास एज m and what is this is the weight of the bob mg, weight of the bob mg acting in the vertically downward direction, this mg is the weight of the bob which is acting in the vertically downward direction। कोई भी ऑब्जेक्ट का वजन जो रहता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि T0 क्या है, व्हाट इज दिस T0? तो ये T0 है, इट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे में रहने वाला टेंशन। और हमेशा याद रखना कि टेंशन कैसे एक्ट करता है, तो टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज योर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो टेंशन जो है इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ये देखो ये T0 इट इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, जहां पर आपने धागे को टांगा हुआ है वो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और यहाँ पे तरफ मैंने एरो बताया, देखो दिस इज T0, इट इज अ टेंशन एक्टिंग टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, टेंशन ये एक प्रकार का फोर्स है। और फोर्स क्वांटिटी को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में जब रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व यानी सेपरेट करते हैं, ये हम लोग ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स में पढ़ा था। किसी भी क्वांटिटी को जब हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो एक कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट आता है और दूसरा साइन कंपोनेंट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस फिगर में भी मैंने ये जो टेंशन है जो धागे के अलाउंग है, ये जो टेंशन है जो धागे के अलाउंग है, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। तो यहाँ पर आ रहा है एक वर्टिकल कंपोनेंट T0 cos थीटा, ये देखो दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट, यू कैन सी दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट T0 cos थीटा एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T0 sin थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा आया कैसे, हाउ दिस थीटा अराइजेस? तो व्हाट इज दिस थीटा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये थीटा क्या है? दिस इज व्हाट व्हेन योर पेंडुलम इज एट द डिस्प्लेस्ड पोजीशन, जब तुम्हारा पेंडुलम ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस पोजीशन में है तब ये पेंडुलम ने इस इक्विलिब्रियम हाइट के साथ यानी एक्सियल हाइट के साथ कितना एंगल करा है उसको बोलते हैं थीटा। तो ये थीटा को कहते हैं हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। तो सभी सिंबल की मीनिंग पहले मैं लिख लेती हूँ कि व्हाट इज दिस थीटा इंडिकेट्स, व्हाट इज दिस mg इंडिकेट्स, व्हाट इज दिस T0 इंडिकेट्स। तो एक बार उसके सिंबल की मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले T0 इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन in the string acting towards the point of suspension, acting towards the point of suspension, acting towards the point of suspension। फिर दूसरा सिंबल है थीटा। क्या है ये थीटा? दिस थीटा इंडिकेट्स द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। फिर एक और ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ द कोन, यू कैन से दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ द कोन कि कितना ऊंचाई पे है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इस हॉरिजॉन्टल सर्कल के प्लेन से, तो उसको कहते हैं एक्सियल हाइट। तो X स्टैंड्स फॉर एक्सियल हाइट ऑफ द कोन, X स्टैंड्स फॉर एक्सियल हाइट ऑफ द कोन, थीटा स्टैंड्स फॉर सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन एंड L क्या है, कैपिटल L क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लंबाई। और R क्या है? जिस सर्कल में हमारा ऑब्जेक्ट घूम रहा है उस सर्कल की रेडियस, ठीक है। तो R स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल।
R जो है इट स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल इन विच द बॉब परफॉर्म्स द सर्कुलर मोशन। जिस सर्कल में तुम्हारा बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उस सर्कल की रेडियस, तो R स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो देखो सभी सिंबल की मीनिंग हो गई एक बार फिर से। T0 stands for tension in the string which is always acting toward the point of suspension. Theta is the semi-vertical angle of the cone, and capital L stands for length of the string, and R stands for radius of the horizontal circle in which the bob describes the circular motion, and mg is the weight of the pendulum or weight of the bob acting in the vertically downward direction। तो ये सभी सिंबल की मीनिंग ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो अभी हम डेरिवेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले जब तुम्हारा ये पेंडुलम डिस्प्लेस पोजीशन में एंगल थीटा पे होगा, when your bob is at angle theta, so at this position what kind of forces are acting on the bob? What kind of forces are acting on the bob? तो एक weight of the bob mg, देखो this is the weight of the bob mg acting in the vertically downward direction। ये तुम्हारे बॉब का वजन which is acting in the vertically downward direction। अब टेंशन T0 जो है इसने देखो ये टेंशन T0 की जो लाइन है इसने एक्शन हाइट के साथ जो एंगल करा है वो थीटा है। तो अगर ये थीटा मैं लिखती हूँ तो एज पर ज्योमेट्री ऑफ फिगर ये भी थीटा आएगा, इजंट इट? देखो ये थीटा आएगा तो ये भी थीटा आएगा। कैसे? देखो यहाँ पर दिस इज व्हाट अ लाइन एक्शन हाइट वाली और ये T0 वाली लाइन, और ये तुम्हारा एंगल आ रहा है थीटा, तो ये भी एंगल आएगा थीटा बिकॉज द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये देखो ये दो पैरेलल लाइंस है एंड दिस इज सपोज्ड टू बी द ट्रांसवर्सल, तो ये अगर थीटा आता है तो ये भी थीटा आएगा बिकॉज द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए अगर ये थीटा है तो हमारा ये भी थीटा है, तो इसलिए मैंने इसको भी देखो यहाँ पर इसको भी थीटा बोला। ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, हम लोग अभी टेंशन T0 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं। दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट कॉस आएगा और एक साइन। तो जिधर का एंगल थीटा रहता है उधर वाला साइड वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे एंगल थीटा था इसलिए T0 का यहाँ वाला कंपोनेंट आएगा T0 कॉस थीटा, और ये जो आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ रहा है T0 साइन थीटा। अभी फिगर को देखेंगे, mg जो है वेट ऑफ द पेंडुलम mg इट इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट में T0 cos थीटा है, इट इज एक्टिंग इन द वर्टिकली अपवर्ड। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो एज पर ज्योमेट्री ऑफ फिगर हम कह सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉब? द काइंड ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉब आर वेट ऑफ द बॉब mg एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन and the T0 cos theta component acting in the vertically upward direction and the component T0 sin theta is along the radius and toward the center। तो तीनों के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले mg is the weight of the bob, mg is the weight of the bob acting in the vertically downward direction, acting in the vertically downward डायरेक्शन। ठीक है, फिर आता है दूसरा T0 cos थीटा, नेक्स्ट आएगा T0 cos थीटा। T0 cos थीटा एक्टिंग इन द इट इज द वर्टिकल कंपोनेंट T0 cos थीटा, ऐसा लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट T0 cos थीटा एक्टिंग इन द vertically upward, acting in the vertically upward direction, ठीक है। और उसके बाद आता है T0 sin थीटा कंपोनेंट नंबर 3, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T0 sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T0 sin theta which is along the radius and toward the center. You can see in the figure along the radius and toward the center. The horizontal component T0 sin theta which is along the radius and towards the center। ठीक है, तो अभी कौन क्या काम कर रहा है, which quantity is playing which role, let us discuss।
तो सबसे पहले अगर फिगर में देखोगे तो T0 cos थीटा को mg बैलेंस कर रहा है, तो हम लिखेंगे द वेट ऑफ द बॉब mg इज बैलेंस बाय द कंपोनेंट T0 cos थीटा। तो मैं इसको लिखूंगी T0 cos थीटा इज इक्वल टू mg, गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, वो क्या है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर है। तो अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो अल्टीमेटली T0 sin थीटा कंपोनेंट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द बॉब सो दैट बॉब कैन परफॉर्म द हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो कंपोनेंट T0 sin थीटा इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर, so hence it provide the necessary centripetal force to the bob so that it can perform the circular motion। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अभी 3 है हमारे पास, mv स्क्वायर बाय r, mr ओमेगा स्क्वायर एंड mv ओमेगा। तो उसमें से मैं ओमेगा वाला फॉर्मूला ले लेती हूँ यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स का ओमेगा वाला फॉर्मूला। क्यों वो ले रहे, क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है, और एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड इज 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, तो हमें जल्दी टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा। और इसीलिए आई एम टेकिंग द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एज mr ओमेगा स्क्वायर। तो अभी मैं इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू डाल रही हूँ mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू T0 sin थीटा, गिव इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1। तो mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg इज इक्वल टू T0 sin थीटा अपॉन T0 cos थीटा, T0 cos थीटा। तो T0 कैंसिल, कैंसिल, ठीक है, और sin थीटा ऐसे रहने दो, ये सब ऐसे रहने दो, हमको ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा स्क्वायर को लिखेंगे, ये g को भेजते इधर दूसरे साइड में, तो ये न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन, ये r आएगा नीचे, इट बिकम्स r cos थीटा। तो आपको फॉर्मूला मिला है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन r cos थीटा। इसको अपन अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एज पर आपको जैसे टेक्स्ट बुक की रिक्वायरमेंट है, तो टेक्स्ट बुक के पैटर्न से ये डेरिवेशन बता ली, अदरवाइज यू कैन डिराइव दिस रिलेशन इन अ डिफरेंट मैनर आल्सो। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन r cos थीटा। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, राइट, तो ओमेगा स्क्वायर का रूट अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा ओमेगा, और ये पूरा का पूरा टर्म अंडर रूट पे जाएगा, g sin थीटा अपॉन r cos थीटा अंडर रूट ऑफ दिस। तो अंडर रूट ऑफ g sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू ओमेगा। बट हमें तो टाइम पीरियड निकालना है, क्या निकालना है, टाइम पीरियड, राइट। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो मैं लिखी हुई डेफिनेशन जो है कोनिकल पेंडुलम की, वो टेम्पररी इरेज करती थी, आप वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशन लिख लेना कोनिकल पेंडुलम की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग डेरिवेशन। तो हम आ गए थे यहीं तक, कहाँ तक आ गए, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g sin थीटा अपॉन r cos थीटा। अब जरा इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में अगर मुझे sin थीटा निकालना है, इसी डायग्राम में इफ आई वांट टू कैलकुलेट sin ऑफ थीटा, तो sin ऑफ थीटा इस डायग्राम के अनुसार क्या आएगा, तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, बराबर है। तो sin ऑफ थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड कौन है, r, और हाइपोटेन्यूज कौन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये हो गया अपॉन l। देखो sin ऑफ थीटा इज अपोजिट साइड मतलब सर्कल की रेडियस, अपोजिट साइड है सर्कल की रेडियस, तो सर्कल की रेडियस की लंबाई कितनी है, r, और हाइपोटेन्यूज कितना है, धागे की लंबाई, तो धागे की लंबाई कितनी है, l। तो sin ऑफ थीटा इज r बाय l, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू l sin थीटा। अब क्या करेंगे, r की वैल्यू यहाँ से उठा के इस ओमेगा के फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो ओमेगा का फॉर्मूला हमारा निकला था अंडर रूट ऑफ g sin थीटा अपॉन r cos थीटा। तो अब मैं r की जगह पे l sin थीटा डालूंगी, तो अंडर रूट ऑफ g sin थीटा अपॉन r की जगह पे डालेंगे l sin थीटा, तो यहाँ पे l sin थीटा, और ये पहले की cos थीटा, इसको छोड़ना नहीं, तो ये लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा, और ये देखो ये sin थीटा कैंसिल, और आपको मिला ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g अपॉन l cos थीटा। आपको क्या मिला, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g अपॉन l cos थीटा। बट हमें ओमेगा नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था टाइम पीरियड, राइट। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तक हम लोग आ गए ओमेगा तक। अब हमें मालूम है कि टाइम पीरियड, ओमेगा के साथ टाइम पीरियड का क्या कनेक्शन है।
एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब तुम्हारा बॉब एक पूरा सर्कल कवर करता है तो वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, 2 पाई रेडियन। डिग्री में बोलोगे तो 360 डिग्री। जब तुम्हारा बॉब एक सर्कल कवर करता है तो 360 डिग्री एंगल कवर करता है, तो रेडियन में करता है 2 पाई। और एक सर्कल कवर करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो मैं स्मॉल टी यानी टाइम की वैल्यू डालूंगी कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी। और यहाँ पर हमें ओमेगा का फॉर्मूला मिला है अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब इसको और इसको बैलेंस कर लेते हैं एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा और यहाँ पे 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो ठीक है, देखो अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा और यहाँ पे 2 पाई बाय कैपिटल टी। मुझे टी चाहिए था तो मैं एक काम करके इसको फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करने के बाद ये कैसे बनेगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा, देखो अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी और इसको फ्लिप करो टी अपॉन 2 पाई, पलटी मार देते इसको। और अब ये 2 पाई को उधर लेफ्ट साइड में लेके जाइए, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये 2 पाई को उधर के साइड में भेज दो। नाउ द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड बिकम्स, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला है राइटिंग ओवर हियर। तो यू गॉट टी अपॉन 2 पाई is equal to under root of L cos theta upon G and therefore ये 2 पाई उधर भेज दो, T is equal to 2 pi into under root of L cos theta upon G. This is the required expression for the time period of conical pendulum. T is equal to 2 pi into under root of L cos theta upon G. ये है तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। सो ऑन व्हाट फैक्टर्स द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स? The time period of conical pendulum depends upon the semi-vertical angle of the cone. It depends upon the acceleration due to gravity at a given place, and it depends upon the length of the pendulum. तो ये सभी फैक्टर्स कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड को अफेक्ट करते हैं। अगर आप यही कोनिकल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट और कि इक्वेटर पे परफॉर्म करोगे तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है तो आपको टाइम पीरियड ज़्यादा देगा। अगर यही एक्सपेरिमेंट आप अर्थ के पोल पे करते हो तो पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है तो आपको टाइम पीरियड कम मिलेगा। तो ऑफ कोर्स द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ गिवन प्लेस एज वेल एज एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आपका एंगल जैसे बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, तो कोसाइन वैल्यू जो है, नो लिसन केयरफुली नाउ, एज द एंगल इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, तो कोसाइन वैल्यू क्या होती है, बढ़ती की कम होती है? तो देखो कैसे, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो एंगल 0 से 90 अगर बढ़ेगा तो कोसाइन वैल्यू कम होती है। अगर थीटा बढ़ता है तो कोसाइन वैल्यू कम हो रही है, तो कोसाइन वैल्यू कम हो रही है, लेकिन टाइम पीरियड जो है कोसाइन वैल्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो इफ एंगल इंक्रीजेस द कोसाइन वैल्यू डिक्रीजेस। अगर ये एंगल ऐसे देखो, ये बढ़ते 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 ये एंगल ऐसा हो जाएगा तो ये ऐसा होती है, हॉरिजॉन्टल सर्कल हो जाएगा, फिर वो कोनिकल पेंडुलम नहीं बनेगा। तो एज द एंगल इंक्रीजेस कोसाइन वैल्यू उसकी डिक्रीज हो ही जाएगी, डिक्रीज होगी कोसाइन वैल्यू को तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। तो इस प्रकार टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रादर देन दिस, इसके अलावा भी अपन एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं आपको साइड बाय यहाँ पे बता देती हूँ। ये सिंबल की मीनिंग हटा के यहाँ पे साइड बाय में थोड़ा सा, एक जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है वैसा ही फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का लिखना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये देखो हम लोग ने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव करके हमारा हो गया है, t इज इक्वल टू 2.2 अंडर रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन g। लेकिन इस फिगर में अगर मैं cos थीटा लेने की कोशिश करूं, इन दिस फिगर इफ आई कैलकुलेट cos ऑफ थीटा, तो cos ऑफ थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड है, ये देखो ये थीटा है तो इसकी कोसाइन वैल्यू लेना है, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड क्या है, h, ये है एडजेसेंट साइड, दिस वन h, और हाइपोटेन्यूज क्या है, l। ये देखो cos ऑफ थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड है h और हाइपोटेन्यूज है l, तो cos ऑफ थीटा इज h by l भी आप कह सकते हो। तो cos ऑफ थीटा इज h by l, then h इज इक्वल टू व्हाट, L cos थीटा। देखो ये बात मैं जरूरी आपको बताना चाहती थी, h इज इक्वल टू व्हाट, L cos थीटा। तो अगर ये फॉर्मूले में टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला जो है t इज इक्वल टू 2.2 अंडर रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन g, इसमें मैं L cos थीटा की वैल्यू अगर h डाल दूं
तो मेरा फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसा, t इज इक्वल टू 2.2 अंडर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, लेकिन l cos थीटा को अगर मैं h से रिप्लेस कर दूं ना तो ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2.2 अंडर रूट ऑफ h बाय g। और आइदर एंगुलर स्पीड अगर निकालने के लिए बोला तो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ g अपॉन l cos थीटा, तो आप इसको ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ g बाय h भी कह सकते हो। ये फॉर्मूले पता रहने दो न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ g बाय h भी कह सकते हैं, g अपॉन l cos थीटा भी कह सकते हैं। एंड टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2.2 अंडर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g भी कह सकते हो। और l cos थीटा को अगर h से रिप्लेस करते हो वी कैन राइट टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन the axial height of the cone, that is ultimately h depends upon l cos theta. So you can write the formula t is equal to 2.2 under root of h by g. So these are the various formulae for calculating the time period of conical pendulum. ठीक है, ओके।